ये तो कत्लेआम अपने मुसलमान भाइयों का कर रहे हैं, हिंदू को तो छोड़ दीजिए, क्रिश्चियन को छोड़ दीजिए, अपने लोगों को कत्ल कर रहे हैं। इसलिए पूरे वर्ल्ड को, सही आप कह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड को पाकिस्तान के एटॉमिक या न्यूक्लियर प्रोग्राम पे खदशा है, और बिल्कुल होने भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की हालात ठीक नहीं है। एक आपके पॉलिटिशियंस करप्ट, एक देखिए तहरीक इंसाफ का इमरान खान आया था जिन्होंने अपने गिफ्ट तक बेच दिए थे। मुझे तो ये भी पता लगा कि दुबई के जो अमीर थे, उनने उनको घड़ी गिफ्ट की थी जो लिमिटेड टोटल वर्ल्ड में 3 पीसेस थी, उनने वो भी बेच डाली। बात है कि पाकिस्तान का जो एटॉमिक जो है, इसको अच्छा डाइजेस्ट अगर अमेरिका ने भी किया हुआ या वेस्ट ने भी किया हुआ, तो ये डाइजेस्ट करवाना इतना आसान सर नहीं था। इसके लिए बहुत सारी कोशिशें और मेहनतें की गई हैं। किसी एक चीज को तो मुझे सराहना पड़ेगा अपने मुल्क के कि इतनी सिक्योरिटी या ये चीज का मैनेजमेंट है कि उसके ऊपर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं किया गया, ना कोई कर सकता है। तो देखिए जो बुनियाद बन गई, एक गलत बुनियाद पे बना मुल्क बन गया, अब हम इसको रीडू या अंडर नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम अब अपने आप को एक दूसरे को तो जीने दें। ये मजहबी जो शिद्दत पसंदी है ये खुद से नहीं आई। आप देखें अयूब के दौर में क्या था कि आपको सेकुलर की तरह आप मुल्क चला रहे थे, एक डिक्टेटर था। उसके बाद जनाब क्या हुआ, भुट्टो आए हैं, खुद एक बड़ा सेकुलर आदमी था, लिबरल आदमी था, लेकिन उसने क्या किया, उन्होंने एक सेक्ट को जो अहमदी हैं उनको गैर मुस्लिम करार दिया। उसके अलावा कई ज्यादा वो बिल ऐसे लेकर आए, शराब वो खुद पीकर जलसों में आ जाते थे और कहते थे मैंने शराब पी, और उनका ये रिकॉर्ड पे है, मैंने शराब की, किसी का खून नहीं पिया। उन्हीं के दौर में कंट्रडिक्शन देखे, उन्हीं के दौर में शराब हराम करार दी गई, शराब बैन हो गई। कंट्रडिक्शन चेक करते जाए, उन्हीं के दौर में कई मुस्लिम लॉ ऐसे आए गए जो कि उनसे बिल्कुल कंट्रडिक्शन में थे। उनका लाइफस्टाइल, वो उनकी जिंदगी टोटल उसके अपोजिट थी जो वो रिफॉर्म्स लेकर आए। उसके बाद जनाब आ गया जिया साहब ने तो पकड़ के आपको 10 साल में आपके अंदर वो नफरत भरी है, आपके बच्चों में, आपके सिलेबस में। मजहबी एक्सट्रीमिज्म। आप मुझे ये तो बताएं कि व्हाट इज आपका दिस? 2 कौमी नजरिया तो दफन हो गया था सन 71 में। 2 कौमी नजरिया आपका कहाँ गया सन 71 में? जब बांग्लादेश है तो वो तो सारे 97% 98% मुसलमान थे, वो अलग क्यों हुए आपसे? और जो 20-25 करोड़ आप पीछे छोड़ के आए थे, वो क्यों छोड़ के आए थे और किसके लिए छोड़ के आए थे? आपने वतन, आप ये जो इस चीज पे मुझे ना आप छेड़े, मेरी बहुत वीडियोस पहले इस पे हैं। मैं अमरा जी को सलाम पेश करता हूँ। इमरान खान साहब की बात हुई कि मोदी आना चाह रहे थे पाकिस्तान, तो जनरल बाजवा से सवाल हुआ है उनकी रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि आप उनको वो कहते हैं कि मुझे एक चीज का बड़ा अफसोस है, और ये चीज कई जराए से मैं इसको ये कर चुकी हूँ, प्रूफ ये मेरे पास है, फैक्ट है ये कि इमरान खान साहब नहीं माने थे तब। इट वॉज अ वेरी ब्रेव एंड ब्रिलियंट स्टेप फ्रॉम मोदी सरकार के वो आना चाहते थे पाकिस्तान, विजिट करना चाहते थे। यकीन माने यहाँ की स्टेट भी डरती है मुल्लागर्दी से, इतना इनकी रूट स्ट्रांग हो चुकी हैं, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इतना स्ट्रांग हो चुका है कि आप किसी को भी पकड़ के आप फतवा दें और आप कहें कि इसने गुस्ताखी की, और वो चाहे कोई भी हो। आप जानते हैं कि बाजवा साहब आए थे तो उन्होंने अपने आप को मुसलमान साबित करने के लिए मिलाद करवाया था और उसकी तस्वीर और उसमें सारे मौलाना बुलाए थे, तो ये तो कह भी सकते, प्रेडिक्ट भी कर सकते, लेकिन बलोचिस्तान एक इंटेग्रल पार्ट है, पाकिस्तान का हिस्सा है। और जैसे कश्मीर है, मणिपुर है, और बहुत सारी जगह हैं जो जहाँ पे सोरिश है, या इवन पंजाब में आप जानते हैं 80s में क्या हालात रहे, तो क्या हुआ, काट कर अलग खालिस्तान बना दिया? नहीं हुआ ना, ऐसे नहीं हो सकता। में दखलंदाजी कर रहे, निमराजी कर रही है, ये तो गुमराही की बात है। हमेशा काकज बोलते हैं, काकज, या कोई हिंदू आतंकवादी आपने पकड़ा हो जो हिंदुस्तान का हो, जो कोई एजेंसी का आदमी जो कुलभूषण यादव को आप भूल गए हैं शायद। नहीं, देखिए बहन, आप गुमराह मत करिए। आपने कुलभूषण की सर ये क्या बात हुई कि आप जो आपका एक जिसका मतलब दुनिया में एक केस चल रहा है उसको, उसके लिए आप कहते हैं गुमराह ना करें? अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल, और आज हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। पाकिस्तान से आज हमें ज्वाइन किया है बहुत अरसे बाद हमारा इफ्तिखार ने, और इंडिया से आज हमारे साथ जो कि बेसिकली जम्मू कश्मीर से है, डॉक्टर संदीप बावा आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थैंक यू सो मच आप दोनों का कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे व्यूवर्स के लिए, बहुत शुक्रिया। एंड नमस्ते सर। आज हम बात करने वाले हैं, थैंक यू, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर और मारूफ सहाफी जिनका नाम है सुहेल गड़ेच। उन्होंने एक कॉलम लिखा है
बेसिकली उन्होंने ये भी उसमें लिखा है कि पूरी दुनिया की जो नजर है वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में है। फिर उन्होंने माकूल और मामूल भाई की बात की है कि अगर माकूल भाई ठीक हो जाए तो मामूल भाई के घर में भी खुशहाली आ सकती है और वो भी ठीक हो सकता है, लेकिन उन्होंने क्लियर वर्डिंग में नहीं बताया कि वो एक्चुअल बात किसकी कर रहे हैं। फिर उसमें एक ये भी जिक्र किया गया कि बलोचिस्तान के अंदर भारत की तरफ से दहशतगर्दी करवाए जाने का भी खतरा है। अफगानिस्तान की भी बात की गई कि वहां से भी लोग पाकिस्तान में आते हैं और वहां वो भी वजह बन रहा है एक पाकिस्तान में दहशतगर्दी की। तो सबसे पहले मैम अमारा से जान लेते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा। माकूल और मामूल भाई को वो यूं कहते हैं कि माकूलियत जिस भी किसी इदारे में नहीं है, पॉलिटिशियंस में नहीं है, और माकूलियत आएगी तो मामूलात जो है, मामूल भाई मामूलात जो है आपके, जो आपकी डेली रूटीन लाइफ है पूरी दुनिया में लोगों की, जैसे कि बाकी मुल्कों में अवाम की होती है, वो तब ठीक होगी, नॉर्मलाइज्ड होगी, मामूल पे आएगी, नॉर्मलाइज होगी जब माकूलियत की बात होगी, जब अक्ल और शऊर की बात होगी, ना सिर्फ के पॉलिटिशियंस में बल्कि रिलीजियस तबके में भी और हमारे इदारों में भी। फिर वो ये भी साथ कहते हैं कि ये बात इसलिए भी नहीं की जाती क्योंकि इन झगड़ों से, इन लड़ाइयों से उन्होंने बड़ा हाईलाइट किया रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को पाकिस्तान में। उन्होंने कहा कि अगर इन चीज़ों को माकूलियत के साथ बैठकर किया जाए तो इससे नुकसान होता है, मफादात पे फ़र्क पड़ता है, इसलिए कोई भी माकूलियत से बात करने को तैयार नहीं है, ना कोई सियासतदान, ना कोई इदारे का कोई शख्स, ना कोई भी इंसान इस मुल्क में जो कुछ ओहदों पे मामूर है। तो वो कहते हैं कि जब तक ये माकूलियत आएगी नहीं इन चीज़ों में, तब तक मामूलात जो है वो आपकी रेगुलरिटी जो है, जो आपकी नॉर्मलाइजेशन है, वो नहीं हो सकती। नॉर्मलाइजेशन के लिए आपको सेंसिबिलिटी से काम लेना होगा, नॉट जस्ट पॉलिटिशियंस, आपके इस्टेब्लिशमेंट को भी और आपके मौलाना हजरात को भी, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा एक पावर रखते हैं हमारे मुल्क में। उसके बाद जो आपने जिक्र किया, जैसे उन्होंने सिर्फ एक लफ्ज में कहा है कि पाकिस्तान, उन्होंने आखिर में अपने बताया है, एक जुमला उसमें है कि पाकिस्तान के एटमी ताकत को भी खतरा है दुनिया से, और उन्होंने इस खदशे का इजहार किया है कि उन्होंने फिर उसके साथ बताया है कि अफगानिस्तान से रिलीजियस जो टेररिज्म है वो हमें बहुत तंग कर रहा है, हमारे मुल्क को। उसके साथ वो कह रहे हैं ये खदशा है, उन्होंने कंफर्म नहीं किया, ही इज वेरी सेंसिबल पर्सन, आप उनको कभी पढ़ें तो आपको पता चले। उन्होंने कहा है कि ये भी खदशा है कि बलोचिस्तान में जो हो रहा है उसके पीछे हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उसका भी हाथ हो सकता है। तो इवेंचुअली वो यही कहते हैं कि ये सारे मामला जो है माकूलियत के साथ बैठकर सेंसिबिलिटी के साथ सॉल्व होंगे, उसके लिए तभी चीज़ें मामूलात जो है हमारे ठीक होंगे, ये नॉर्मलाइजेशन होगी, जिसके लिए हम सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा माकूलियत के साथ, दलील के साथ, अकल के साथ, शऊर के साथ। दिस वाज हिज पॉइंट ऑफ व्यू, और ये बताना चाह रहे थे कहानी के पैरा में, और इसी में उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान को क्या खतरात हैं, या पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और इससे ज़्यादा जगह उन्होंने पाकिस्तान में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का जिक्र किया है कि हम कहीं भी जाकर मज़हब के नाम पर बम फोड़ देते हैं, हम कहीं भी जाकर, हमें हमारे जो पॉलिटिशियंस के, हमारे वर्कर, ना उनमें शऊर है, ना हमारे दीन वाले जो दीन को फॉलो करने वाले, ना उनमें है, मतलब दे आर एक्सट्रीमिस्ट इन एवरी वे। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज अपनी कौम को, अपने इदारों को और अपने लोगों को किया है, सबसे ज़्यादा उनकी उसमें यही बात थी। जी बिल्कुल सही। संदीप सर आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, एक सवाल आपने उठाया कि पाकिस्तान एटॉमिक जो प्रोग्राम है पूरा दुनिया उनके खिलाफ। पहले आप देखिए, अगर हम 1947 से शुरू करें, पाकिस्तान इसलिए बना था कि मुसलमानों के लिए अलग मुल्क चाहिए। और मुझे साथ ही साथ ये भी याद आता है कि कुरान पाक में लिखा है कि मुसलमानों के 73 फिरके होंगे, और झगड़ाबाजी शुरू हो रही है। 72, ठीक है, 72, 73। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान पूरे दुनिया के लिए खतरा बन चुका है, और लोग नहीं, ये पाकिस्तान के सियासतदान, जैसे मेरी बहन अमरा ने कहा, मौलाना साहब भी अब नई एक्सट्रीमिज्म पे चले गए हैं, आतंकवाद चल रहा है। आप ये देखिए, इस्लाम में हराम है ड्रग्स, नशाबाजी हराम है, और दो बड़े मुल्क अफगानिस्तान और पाकिस्तान मिलके इसका धंधा कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो मुसलमान मुल्क हो ही नहीं सकता, वो इस्लामिक मुल्क हो ही, ऐसा कोई शोर ही नहीं है उनको इस्लाम के बारे में। या तो उनको कमी है इस्लाम को जानने में। इस्लाम कहता है कि या तो हम दीनी भाई है या तो इंसानी भाई हैं। ये तो कत्लेआम अपने मुसलमान भाइयों का कर रहे हैं, हिंदू को तो छोड़ दीजिए, क्रिश्चियन को छोड़ दीजिए, अपने लोगों को कत्ल कर रहे हैं। इसलिए पूरे वर्ल्ड को, सही आप कह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड को पाकिस्तान के एटॉमिक या न्यूक्लियर प्रोग्राम पे खदशात है, और बिल्कुल होने भी चाहिए,
क्योंकि पाकिस्तान की हालत ठीक नहीं है। एक आपके पॉलिटिशियंस करप्ट, एक देखिए तहरीक इंसाफ का इमरान खान आया था जिन्होंने अपने गिफ्ट्स तक बेच दिए थे। मुझे तो ये भी पता लगा कि दुबई के जो अमीर थे उनने उनको घड़ी गिफ्ट की थी जो लिमिटेड टोटल वर्ल्ड में 3 पीसेस थी, उनने वो भी बेच डाली। तो ये शऊर है पाकिस्तान का। इसलिए मैं मानता हूं पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है। इसलिए बिल्कुल पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड को उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे नजर रखे। क्यों? कहीं ये ऐसे एक्सट्रीमिज्म, ऐसे आतंकवादी या ऐसे मौलाना जो हार्डकोर है उनके हाथ लग गया तो पूरी दुनिया का सफाया हो सकता है। इसलिए ये खतरा हो सकता है। दूसरा आपने कहा बलूच। देखिए बलूच के लोग पहले से, जो उनके बादशाह थे पहले से सर एक मिनट पहले आप मुझे वो चीजें आप जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर पे नजर रखने से क्या मतलब है आपका, आप थोड़ा सा वो समझा कर आगे नेक्स्ट पे चलिए। देखिए देखो क्या होता है, पाकिस्तान ने जो अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम किया है, जो आपके अब्दुल साहब थे जिनने ये, डॉक्टर अब्दुल कादिर जिनने ये स्टार्ट किया, आप ये देखिए कि वो अपनी सहूलियत से, अपनी काबिलियत से इसको नहीं बना पाए। वो ऐसे दहशतगर्द मुल्क, चाहे चाइना हो या बाकी लोग, सर वो हिस्ट्री छोड़ दें। आपने कहा कि इसके बाद की दुनिया के, आप उस पर बात करें कि क्या आपके ख्याल में अब आगे क्या करना चाहिए दुनिया को? देखिए दुनिया को नजर रखनी चाहिए। देखिए आप ये मानिए कल को तख्ता पलट हो गया और तालिबान जैसे लोग या आतंकवादी जैसे लोग इस पे कब्जा कर गए तो कितना खतरा दुनिया के साथ हो सकता है। जो ड्रग्स से, जो कहते हैं हम मुसलमान हैं, मुसलमानों की हुकूक की बात करते हैं, वही लोग ड्रग्स, आतंकवाद। आप ये बताइए क्या कुरान पाक ये नहीं कहता कि अगर एक मजलूम मरता है तो पूरी कायनात को शर्मसार हो जाती है? ये इस्लाम कहता है। और ये लोग तो दिन दहाड़े लोगों को मारते हैं, कभी शिया लोगों को, कभी बलूचों को, कभी किनको, कभी हिंदुओं को, किस लिए, कभी क्रिश्चियंस को, कभी उनकी बेटियां ले जाते हैं। तो आप देखिए बेसिकली पाकिस्तान में शऊर खत्म हो चुका है। अब जो सब अच्छे लोग हैं उनकी बात सुनते नहीं है, कहते हैं ना माइट इज राइट। अब जो हुक्मरान है उनकी ही चलती है। देखो मेरी बहन, आप और मैं चाहे इंसानी नाते से या दीनी नाते से हम भाई बहन, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा जहर फैलाया गया, पाकिस्तान को लगता है कि हिंदुस्तान के लोग उसके बड़े दुश्मन है और हमें ऐसा बताया जाता है कि पाकिस्तानी लोग, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये सब पावर गेम्स होती है। इसलिए मैं मानता हूं चाहे हिंदुस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, तालिबान या मौलाना की तरफ से, ये सिर्फ सियासत है और पावर गेम्स है। इसलिए इसके न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है नजर रखनी पड़ती है कि कहीं गलत हाथों में न चला जाए। इसलिए ये दायित्व बनता है एक रेस्पॉन्सिबल कंट्रीज का कि नजर रखे कि कोई अगर गड़बड़ हो तो एकदम वो रेस्क्यू करे न्यूक्लियर आर्सेनल को, ताकि ये गलत हाथों में न चले। तो ये एक अच्छा स्टेप है जिसको आप लोगों को भी बुरा नहीं मानना चाहिए। कल को मानिए हिंदुस्तान कुछ ऐसा करता है, एक्सट्रीमिस्ट के हाथ चला जाता है, तो बिल्कुल पूरे वर्ल्ड का ये दायित्व बनता है। दूसरा, बलूच के लोग खुश नहीं है, वो पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान वहां एक तो वहां उसकी बायोग्राफी या उनको चेंज करना चाहते हैं, पाकिस्तानियों को लाना चाहते हैं, पंजाबियों को लाना चाहते हैं, जो वो पसंद नहीं करते हैं। दूसरा, ये जमहूरी मुल्क की बातें हैं जो पाकिस्तान नहीं समझता है। अगर बलूचिस्तान के लोग खुश नहीं है पाकिस्तान से, या तो पाकिस्तान उनसे बात करे, मारदार से तो कोई हल होगा नहीं। कहते हैं ना आप कितना भी झगड़ा कर ले आखिर में बातचीत करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आप सब लोगों को, देखिए हमारा कोई झगड़ा नहीं है पाकिस्तान में, हम तो एक ही, हमारा तो बाप एक ही रहा है। अब बच्चे अलग अलग चले गए, लेकिन मैं फिर मानता हूं कि हम अपनी गलतियां सुधार के, मैं ये नहीं मानता सिर्फ पाकिस्तान से गलतियां हुई, हमसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन कब तक? क्यों ना हम अमन में रहे, भाईचारे में रहे, डेवलपमेंट में रहे। हम कब तक ये आतंकवाद और पागलपन में रहेंगे? इसलिए मेरी बहन, मैं मानता हूं एक इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो सब भी लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर और एटॉमिक प्रोग्राम में नजर रखे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम हस्तक्षेप कोई कार्रवाई करे। दूसरा, बलूच लोगों से या तो बात करे, नहीं तो आजादी दे दे। अब ये बार बार नारा कि हिंदुस्तान कर सकता है, ये पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए। हमें आप एक सबूत दिखा दीजिए, मैं अपने मुल्क के खिलाफ बगावत कर लूंगा कि आप किसी के दूसरे मुल्क में क्यों इंटरफेरेंस कर रहे हैं। हमने तो बार बार ISI का आपको बार बार जिक्र दिया। आपके पास कोई सवाल नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि हमने पाकिस्तान के लोग पकड़े। मैं भी नेक्स्ट यही सवाल करने लगी थी हमारा जी आपसे, क्योंकि रिसेंटली DGISPR ने भी कहा कि ये जो टेररिज्म स्पेशली बलोचिस्तान
उसके पीछे हमारा ईस्टर्न हमसाया इंडिया है। तो मैं आपसे नेक्स्ट सवाल करने लगी थी कि आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आपको नहीं, नहीं आप लगता है कि सत्य को इंडिया काउंटर ये क्वेश्चन पीछे करना हो चाहते सकता हैं है? तो पहले आप उनसे कर लें। निम्रा जी देखिए, मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कहने को नहीं मैं सर, ये फरमा कहूँ रहे हैं कि सर, आप फरमा रहे हैं बलूचिस्तान में किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है, सबूत होगा तो बात होगी। मैं अमरा जी आपसे गुजारिश करता हूं, आप सबूत पेश कर लीजिए। आप कल जी परसों एक और प्रोग्राम कर लिए और पेश कर लिए। देखो, एक होता है मैं कहता हूं अमरा जी यहाँ हिंदुस्तान में दखलंदाजी कर रहे हैं, निम्रा जी कर रही है, ये तो गुमराही की बात है। हमेशा काकज बोलते हैं, काकज, या कोई हिंदू आतंकवादी आपने पकड़ा हो जो हिंदुस्तान का हो, जो कोई एजेंसी का आदमी जो सर, पकड़ा हो, कुलभूषण आप यादव को बताइए। आप भूल गए हैं शायद। नहीं नहीं, देखिए बहन, आप गुमराह मत करिए। आपने कुलभूषण की सर पूरी ये क्या स्टोरी बात हुई पढ़िए। कि आप जो आपका एक जिसका मतलब दुनिया में एक केस चल रहा है देखिए देखिए, उसको, उसके लिए आप कहते हैं गुमराह ना करें। मैं आप ऐसा करते हैं, कुलभूषण यादव पे मैं निम्रा जी को कहता हूं कल एक पूरा एक दिन, क्योंकि वो काफी लंबा चैप्टर है। देखिए, मैं आपको हाँ कहता हूं पाकिस्तान का काम है कंफ्यूज द एनिमी। वो पाकिस्तान को अपने लोगों को आबाद करना चाहिए और मुसलमानों को, लेकिन वो मुसलमानों पे ही ठीक है, जुल्म कर रहा है। आप छोड़ दीजिए हिंदुओं को, आ गया मैं आपका मानता हूं पॉइंट, आ गया पाकिस्तान में सर, इस्लामिक आपका मुल्क। पॉइंट आ गया सर, मैं क्वेश्चन समझ है, गई। आप एक काम करिए, कल एक बार आप डिस्कशन रखिए, मैं आपको पूरे सबूत दे दूंगा कि कैसे ये साजिशें होती है। ये बहन आम आदमी को आपको दोनों मुझे तरफ समझ से नहीं सर, आता। दोनों तरफ से। जी जी, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान कोई दूध का धुला है, मैं ये तो नहीं कह रहा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं कह रहा हूं गलतियां हमसे हैं, लेकिन कल आप डिस्कशन रखिए निम्रा जी, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं, इस पे हम लंबी चर्चा करेंगे। और आपको मैं यकीन दिलाता हूं जब डिस्कशन एंड होगा तो मेरी बहन अमरा जी भी मुतमईन होगी कि ये सब एक इंटरनेशनल चालें हैं, और हम दो लोगों को जुदा करने के लिए, हम कौमों को जुदा करने के लिए, जो दो वाशिंदे दो मुल्क है उनके बीच में दरार डालने के लिए ये सब खेल हो रहा है। जी निम्रा, जो आपने पूछा सवाल कि हमारे DGSPR ने यही बात की है, आपका ये सवाल था? हाँ जी जी जी, यही था। अच्छा, इसके अलावा नहीं, पहले आप फिलहाल इस ये, बात को कंटिन्यू करें ना, जैसे संदीप सर हाँ ने मैं कहा कि आपको अगर बताती कोई हूँ, प्रूव संदीप कर साहब से सकते हैं। मैं ये बात करूंगी कि आपकी कई बातों से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। आप बिल्कुल दुरुस्त बात करते हैं जो आपने बात की। लेकिन मैं आपसे ये भी ज़रूर कहूँगी कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो फैक्ट बेसिस पे भी हमें देखनी चाहिए, कि ग्राउंड फैक्ट्स क्या हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है। देखिए, एक वॉच डॉग जो है अमेरिका, वो पूरी दुनिया पे ऑलरेडी है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि जिनके पास सुपर पावर है उनके ऊपर किसी किस्म का कोई वॉच नहीं हो रहा, या फिर वो अंडर द उसमें नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अच्छी तरह से ये बात जानते हैं, आप मेरे से बेहतर ये बात जानते हैं कि इस तरह से अगर ना इंडिया उससे बरी-उज़्ज़मा है, ना पाकिस्तान, हम सब पे नज़र रखी जाती है डेफ़िनेटली। इस वक़्त जो सुपर पावर है वो, क्या आपको लगता है कि वो सोया हुआ है, या फिर उन्होंने हमारे जो एटॉमिक हथियार हैं उन पे कभी उन्होंने सर्विलेंस नहीं रखी है, या फिर बाकी और कई ममालिक हैं, यू कैन नेम देम। और उसके अलावा मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये जो बात है कि पाकिस्तान का जो एटॉमिक जो है, इसको अच्छा डाइजेस्ट अगर अमेरिका ने भी किया हुआ या वेस्ट ने भी किया हुआ, तो ये डाइजेस्ट करवाना इतना आसान सर नहीं था। इसके लिए बहुत सारी कोशिशें और मेहनतें की गई हैं। किसी एक चीज़ को तो मुझे सराहना पड़ेगा अपने मुल्क के, कि इस इतनी सिक्योरिटी या ये चीज़ का मैनेजमेंट है कि उसके ऊपर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं किया गया, ना कोई कर सकता है। बाकी बात रही मॉरल्स की, या फिर किसके हाथ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेसिकली मैं तो जो एटॉमिक ये जो ये शुरुआत है, ये दुनिया में इन चीज़ों का आना है, मैं तो इसी चीज़ को मतलब इसके खिलाफ हूँ, इंसानियत के खिलाफ चीज़ें हैं। लेकिन आप खुद देखें कि जो जिनके पास ताकत होती है, अमेरिका ने हिरोशिमा में क्या किया? मतलब आप अंदाज़ा करें कि उसी के पास सारी पावर है अब। वही आपकी दुनिया का बाप बना बैठा है, जो खुद हज़ारों लोगों का कातिल है। जहाँ उसका दिल करता है वो जाकर जंग मुसल्लत करता है, अपने हथियार भेजता है, दोनों तरफ भेजता है, मासूम लोगों की जान जाती है। इज़राइल को सपोर्ट कर रहा है दिन दहाड़े वो। आप फ़लस्तीन की हालत छोड़ दें। आप देखें कि उसने पूरी उसमें वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अब तक उन्होंने कितनी खाना-जंगी की और किन-किन जगह पे उनके बेसिस नहीं हैं। तो आप वहाँ पे क्वेश्चन नहीं करते। पाकिस्तान और इंडिया को तो आपस में लड़ाने बिठा दिया हुआ है कि कम से कम ये मिल के ना बैठें। तो वो तो उस चक्कर में फँसे हुए हैं और उसमें कई लोगों के मफादात हैं, वो चल रहे हैं। लेकिन मैं इस बात पे ज़रूर कहूँगी कि एटॉमिक जो भी हमारी रिसोर्सेज़ हैं, या जो उस पे, वो पूरी तरह से सिक्योर हैं। अदरवाइज़ वेस्ट इज़ नॉट मतलब किसी का वो किसी का हम उस उनके फेवरेट चाइल्ड नहीं हैं। तो ऐसे नहीं हो सकता कि वो कोई चीज़ नज़रअंदाज करेंगे। बाकी रही बात बलूचिस्तान में,
उससे पहले हम लोग ज्यादा बात करते हैं कि जो अफगानिस्तान के थ्रू हमारे साथ हो रहा है, अफगानिस्तान के थ्रू जो हमारे पास शिद्दत पसंदी आ रही है या मजहब के नाम पर जो हमारे पास दहशतगर्दी आ रही है, हम उसके लिए ज्यादा कंसर्न है। बाकी रही बात बलोचिस्तान की, तो बलोचिस्तान में कोई भी पंजाबी जाके सेटल नहीं होना चाहता। आई डोंट नो कि ये माइंड सेट क्यों बना हुआ है आप लोगों का कि पंजाबियों को बलोचिस्तान में जाके सेट होने का कोई शौक चढ़ा है। पंजाबी वहां पे जाना ही नहीं चाहते। पंजाबी बहुत प्रिविलेज्ड हैं अपनी जगह पे, बहुत अच्छे हालात में है। बलूचिस्तान में कोई काम करने के जरिए कुछ प्रोजेक्ट्स पे अगर वहां पर सड़कें बना रहे हैं, पंजाबी मजदूर हैं, गरीब हैं, वो जो सड़कें बनाने के लिए आपने वहां पर लेकर गए हुए हैं यहाँ से लेबर, तो उनको आप ये नहीं कह सकते कि उनको शौक है बलूचिस्तान जाने का। और वहां पे बीएलए उनको अगर मार रही है तो वो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि वो उनको तो जो शौक था वो कहते हैं कि इधर सेटल ना, सेटल होने के लिए वहां कोई नहीं जा रहा। वहां पे आपकी हमारी जो भी कंस्ट्रक्शन होती हैं, कंपनीज जो भी चल रही हैं, उसके मजदूरों के तौर पे, उनके इंजीनियर्स के तौर पे लोग जाते हैं। और सिंध से भी जाते हैं बलूचिस्तान में, और पंजाब से भी जाते हैं, और केपीके से भी जाते हैं, लेकिन वहां पे मारे जाते हैं। उसके अलावा एक और बड़ी चीज है कि हमारे जो जायरीन हैं, शिया हमारी बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पर, तो वो लोग ईरान जाते हैं बलूचिस्तान के थ्रू ही, वो बाय बस जाते हैं, तो वहाँ बहुत टारगेट किलिंग होती है उनकी। तो ये बातें जो हैं वो पाकिस्तान की हुकूमत बेहतर जानती है। इंडिया में भी कई जगह पे आप देखेंगे खाना जंगी है। हर मुल्क जो है वो जूझ रहा होता है कहीं ना कहीं अपनी खाना जंगी में, कोई ना कोई उनको प्रॉब्लम आ रही होती है। पाकिस्तान को भी है फॉर द टाइम राइट नाउ बलूचिस्तान का। तो सॉरी सर, वो लॉस्ट योर लिंक। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि मैंने अपना मुद्दा वो रख दिया सारा, मुझे अगर दोबारा दोहराना है तो मुझे बता दें। थोड़ा ब्रीफ बता दीजिए, थोड़ा सा ब्रीफ बता सर वो मैंने ये बता रही थी कि पंजाब से पहले तो एटॉमिक वाला मैंने कर दिया क्लियर कि देखिए उस पे कोई भी हम उनके फेवरेट चाइल्ड नहीं है कि वो हमें वो लेवरेज देंगे। दे आर नॉट गोइंग टू डू दैट, वेस्ट और अमेरिका। बात वहां पे वो खत्म होगी। दूसरी बात ये है कि बलूचिस्तान की आपने बात की, बलूचिस्तान में कोई पंजाबी नहीं जाना चाहता, कोई सेटल नहीं होना चाहता, कोई पंजाबीज आर वेरी प्रिविलेज्ड एंड वी आर लिविंग इन वेरी पीसफुल। हमारे बिल्कुल हालात ठीक हैं। हाँ, वहाँ पे कौन जाते हैं पंजाबी, मैं आपको बताती हूँ। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पे सड़कें बन रही है, वहाँ पे रोड्स बनते हैं, तो पंजाबी मजदूर जाते हैं। सिंध के और केपीके के कोई इंजीनियर्स जाएंगे, कोई काम करने के लायक जो वहां पे फिल वक्त मजदूरी किस्म की कर रहे हैं, वो लोग जाते हैं, वो वहां पे मारे जाते हैं सर। तो वो वहां पे जाके सेटल होने के शौकीन तो नहीं थे, फिर उनको क्यों मारा जाता है? उसके अलावा हमारी बहुत बड़ी शिया हजरात की जो तादाद है, वो ईरान जाते हैं बस के थ्रू, बलूचिस्तान के जरिए, तो उनको टारगेट किलिंग की जाती है। और तकरीबन जायरीन का वो आपको पता होगा एक लंबी हिस्ट्री कि उनकी बसें जो हैं वो खत्म कर दी जाती हैं, बच्चे औरत मर्द सबको खत्म कर दिया जाता है। बच्चे कम होते हैं जायरीन में, लेकिन बहरहाल। तो बाकी रहा बलूचिस्तान का, तो वो सोरिश मैं ये कह रही हूँ कि किसी भी मुल्क में कोई भी खाना जंगी से खाली नहीं है। इस वक्त पूरी दुनिया को आप उठाकर देख लें, आप अपने मुल्क को उठाकर देख लें, मेरे मुल्क को उठाकर देख लें, किसी भी मुल्क को कहीं ना कहीं मुल्क में खाना जंगी चल रही होती है। ये हालात और मामलात ऐसे ही चलते हैं। लेकिन इसमें अगर आप ये कहें कि कोई मुल्क उस हिस्से को अलग कर देगा, उसको खत्म कर देगा, फिलहाल जैसे हम बलूचिस्तान से जूझ रहे हैं, तो मैं नहीं समझती कि ये कुछ ऐसा मामला है। देखिए बांग्लादेश हुआ, हमारे और उनके जमीनी हकाइक का आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारे और उनके जमीनी हकाइक ही ऐसे थे कि वो चीज जो थी वो आप एक कह भी सकते, प्रेडिक्ट भी कर सकते। लेकिन बलूचिस्तान एक इंटेग्रल पार्ट है, पाकिस्तान का हिस्सा है। और जैसे कश्मीर है, मणिपुर है, और बहुत सारी जगह हैं जो जहाँ पे सोरिश है, या इवन पंजाब में आप जानते हैं 80s में क्या हालात रहे, तो क्या हुआ, काट कर अलग खालिस्तान बना दिया? नहीं हुआ ना, ऐसे नहीं हो सकता। जहाँ पे आपके जमीनी तौर पे आपके सारे आपकी जो ताकत है, वहां पे आपकी पूरा कानून आपका लागू होता है, वो जगह आप नहीं देते और उस पर आप सेटलमेंट करते हैं, बातचीत करते हैं, वो हमें करनी चाहिए और वो करते रहना चाहिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप उस पार्ट को अलग कर दें। वो इस तरह तो करते रहे तो आप हर मुल्क में जाकर देखें, तो वो तो अलग अलग टुकड़े करके तो पता नहीं कितने टुकड़े बन जाए। जी सर। मेरी बहन, मैंने पहले ही कहा कि या तो बलूच लोगों से बात करें। जी बात हो रही है सर, बात हो रही है। एक अच्छी बात जो आपसे मैं मानता हूं कि अमेरिका एक दहशतगर्द मुल्क है। मैं बिल्कुल ये जिम्मेदारी से कहना भी चाहता हूँ और ऑन कैमरा, जबकि मैं अमेरिका भी जाता हूँ, लेकिन सही बात यही है कि अमेरिका दहशतगर्दी चाहता है, वो हमें वर्ल्ड ऑर्डर को डिसऑर्डर करता है। बट अब इतने इंटरेस्ट हो गए हैं पाकिस्तान में भी एजेंट्स के, कुछ कारोबारियों के, कुछ सियासतदानों के, दे आर ऑल ऑन पेरोल्स। आप इस इमेज को छोड़ दीजिए कि कोई देश की सेवा के लिए निकला है, ये सब अपने घर भर रहे हैं, चाहे नवाज शरीफ हो, बेनजीर भुट्टो की फैमिली हो, या इमरान खान की फैमिली हो। तो इस जो आप इस जुनून में है कि ये खिदमत करते हैं, ये सब धोखा है। मैं बिल्कुल सर, हमें ऐसा कोई जुनून नहीं है, हमें बहुत अच्छे से अंदाजा है। ये तो आपका, मैं बिल्कुल मानता हूँ, आपकी मैच्योरिटी है, विजडम है कि इस बात को मानते हैं। लेकिन अगर मैं
अवाम को, पाकिस्तान को कहूं तो वो मेरे खिलाफ ही फतवा जारी कर देंगे। दूसरा, अमेरिका बार बार ये खेले करता है और बिल्कुल अपने मुल्क को आबाद करता है, और हमें गन्स, कभी एयरक्राफ्ट, कभी सुपरसोनिक प्लेन्स, किस लिए? बिल्कुल उनका फायदा ही ये इम्यूनेशन लॉबी है, आर्म्स लॉबी है, वैसे ही फार्मा लॉबी होती है मेरी बहन। अभी अगर आपने देखा हो कोविड हुआ, इट वाज ऑल कि कैसे बायोलॉजिकल वेपन्स को यूज किया जाए, और ये कुछ मुल्कों को पता था, उसका रिएजेंट भी पता था कि कैसे बचा जाए। तो मैं बिल्कुल मानता हूं जो दुनिया का ऑर्डर बड़ा खराब हालत में है। यहाँ से चाइना, रशिया, नॉर्थ साउथ कोरिया चाहता है कि हम वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करें। यहाँ से क्वाड, एक और मुल्क, एक और इनका एसोसिएशन हो गया, यहाँ से ब्रिक्स का हो गया, तो हम तबाही की राह पे जा रहे हैं। इसलिए जो समाज के अच्छे लोग हैं, दुनिया में अच्छे आलिम हैं, वो अपनी कलम से लिखे या अपने स्टूडियोज में बात करे कि भाई हो क्या रहा है। तो इसीलिए मेरी बहन, मैं मानता हूं हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आज खुले दिल से आपको कहता हूं कि मैं बिल्कुल पाकिस्तान के लोगों को अपना भाई और बहन मानता हूं, अपने बुजुर्ग मानता हूं, लेकिन आपकी हुकूमत बिल्कुल लगी है कि हम पाकिस्तान, हिंदुस्तान को कैसे बर्बाद करें। ऐसा हो नहीं सकता है। क्यों? कब तक? आप ये देखिए, पाकिस्तान कहता था कश्मीर मेरी शाहरग, शाहरग ले लेते थे, पाकिस्तान की शाहरगी खत्म होगी, पाकिस्तान कंगाली की हालत पे हो गया। हमें दुख होता है। हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारा हमसाए है वो आबाद रहे, खुश रहे, खुशहाल रहे, ताकि अगर वो खुश है तो हमारा मुल्क खुश है, अगर वो दुखी है तो हमको तंग करेगा। इसलिए आप लोगों को भी मीडिया के जरिए अपने रिपोर्टिंग से या अपने दोस्तों को, बाकी जो अलिमकार है, कलमकार है, उनको बताएं कि हो क्या रहा है। इसलिए हमें मिलकर बात करनी चाहिए। और बिल्कुल मैं मानता हूं, सबसे पहले तो हुक्मरानों को छोड़ लीजिए। जो निमरा ने एक बेड़ा पाल रखा है कि पाकिस्तान के लोगों को और हिंदुस्तान के लोगों को बार बार इंटरव्यू करती है, उससे भी काफी गलतफहमियां कौम के बारे में दूर होती है। तो ये जो सिलसिला है चलना चाहिए। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा निमरा जी और अमारा जी की बलूच के लोगों के साथ बात करें। और हम, कोई नहीं चाहता कि वो लोग, मैं तो चाहता हूं बातचीत से। अल्टीमेटली आप कितना भी जंग कर लो, अभी फलस्तीन और इसका, फलस्तीन का, ये इजराइल का जंग था, अल्टीमेटली बातचीत पे बात हुई। रशिया और सीरिया, रशिया और इनका अल्टीमेटली बात किस पे हुई? बातचीत पे कहीं ना कहीं टेबल पे आना पड़ा। सो बेहतर यही होगा कि जंग न करे, बातचीत से मसले सुलझाए जा सकते हैं। और कहीं उनको फिर भी गलतफहमी, कहीं आपस में उनकी गलतफहमियां दूर नहीं होती हैं, तो ऐसे कोई हमसाए मुल्क को, ऐसे कोई मुल्क को जो उनको लगता है न्यूट्रल है, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि बातचीत ही हल है। ये पागलपन जो जंग का है, अमेरिका के जो मफाद हैं, उनको खत्म करके हम एज भाई बहन, एज छोटे बड़ा करके, बुजुर्ग छोटा करके बात करें। और अगर हमसे बात नहीं बनती तो किसी ऐसे मुल्क को जिसको हम कॉमन फ्रेंड मानते हैं, उनको इन्वॉल्व करके जो हमारे मुल्क की तकलीफें उनको खत्म करें। हम गुर्बत से, हम आजादी किससे ले? गुर्बत से, गफलत से, इस पागलपन से, इस करप्शन से, इस एडिक्शन से, इन गंदे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मिलके पाकिस्तान के लोगों को भी अपील करता हूं और हिंदुस्तान के लोगों को भी, कि हम मिलके इस बेड़े को आगे चलाएं। क्योंकि हम दो बड़े मुल्क हैं। हिंदुस्तान की आबादी लगभग 150 करोड़ है, पाकिस्तान की करीब 20-25 करोड़ के आसपास, तो लगभग 1/4 ऑफ वर्ल्ड तो हम ही हैं। तो हम मिलके दुनिया को नचा सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे हुक्मरान पेरोल्स पर हैं, उनके अपने मफादात हैं, पावर हंग्री मैड लोग हैं, पागल लोग हैं, तो अपने सियासत को गुमराह करके हमें एक दुश्मन बनाते हैं। इसलिए लोगों को समझाना ही बेहतर होगा और बातचीत से ही हल निकलेगा। मैं दोबारा फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट करूंगी। जैसे मैंने पहले कहा कि DGISPR ने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि, तो क्या आपको सच में लगता है कि इंडिया का इसके पीछे कोई हाथ है? आप किससे सवाल कर रही हैं निम्रा? मैं आपसे सवाल करूँ क्योंकि मैंने तब भी आपसे सवाल किया था। तो मैंने आपको इसका जवाब दिया है कि मैं आपको इसका जवाब दे चुकी हूँ कि ये जो खदशात हैं ये बिल्कुल हैं। और ये एक तरह के जेन्युइन इसलिए होते हैं कि जब आप दो मुल्कों के हालात ठीक नहीं होते और आप एक लंबी किस्म की, वो एक कई जंगों से भी गुजर के उसके बाद सर्द मोहरी जो आपकी एक दूसरे में पैदा हो चुकी होती है, तो जो प्रॉब्लम्स होते हैं वहाँ पे अगर खालिस्तान बनेगा या खालिस्तान की आवाज़ उठाई जाती है तो डेफिनेटली उसको कहा जाता है और कहीं ना कहीं
देखिए अब ये तो हंगर गेम है, ये तो पावर गेम है, मैं तो बैठ के कुछ क्लेम नहीं कर सकती। वो कहेंगे कि पाकिस्तान का हाथ है, तो ये इट कुड बी पॉसिबल, इट मैं आई कांट से एनीथिंग, मैं नहीं बैठी हूँ स्टेट पे। तो देखिए जब आप दो मुल्क ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ एक दूसरे से हालत जंग में भी रह चुके होते हैं और एक दूसरे के साथ उनके हालात ठीक नहीं होते, तो आप इस तरह की जो बातें हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं कि अगर मेरे मुल्क में खराबी होगी तो मैं कहूंगी कि इंडिया ने करवाई है, इंडिया के मुल्क में होगी तो डेफिनेटली आप देखेंगे 24 घंटे उनके चैनल्स पे चलेगा कि पाकिस्तान है इसके पीछे। अच्छा कई जगहों पे होता भी है ये बातें सच, और कई जगहों पे ये कयासराई भी होती है, लेकिन बात सारी यही है जैसे सर ने बात की, और मुझे बड़ी खुशी हुई इनके पॉइंट ऑफ व्यू सुन के। बहुत कम लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ है इंडिया में भी ऐसा, क्योंकि मैंने देखा वहां पे भी हिंदुत्व का ऐसा बुखार चढ़ा है जैसे हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म का बुखार चढ़ा होता है। मैं ना इनको पसंद करती हूँ, ना मैं उधर एक्सट्रीमिज्म को पसंद करती हूँ, ना मैं अपने घर में इस मुल्क में एक्सट्रीमिस्ट लोगों को पसंद करती हूँ। तो मुझे बड़ी अच्छी और जेन्युइन सोच उनकी ये लगी है कि हम आम आवाम जब अब हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, आप देखें बैठी हुई हैं लेकर मुझे इधर से पाकिस्तान से उधर से इंडिया पे हम बात कर रहे हैं और आवाम हमें सुन रही है, तो आवाम बजाय कि नफरत को पसंद करने के, जहाँ पे एक चीख चीख के हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये एक बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट लेवल पे जाकर हिंदुत्व को सपोर्ट कर रहा है। और अगर मैं खुदा ना खास्ता कभी जिंदगी में पाकिस्तान में होने वाले रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट करने बैठी हूँ, उसको बड़े कमेंट्स मिलेंगे, बड़े लाइक्स मिलेंगे, बहुत लोग पसंद करेंगे, तो आम आवाम में इतनी नेग्लिजेंसी क्यों है? उनको मिलता क्या है? उनको इस पावर में शेयरिंग, उनकी पावर शेयरिंग क्या है? आवाम के पास क्या जाता है? भूख, गुर्बत, जलालत। तो आप उसके बावजूद ये सब कुछ सहने के बावजूद हमारी आवाम, दोनों तरफ की आवाम, मेजोरिटी ऐसी है जिनको बहुत मजा आता है जंग में, लड़ाई में, नफरत में और उस कंटेंट में। और प्यार मोहब्बत की बात होगी, अंडरस्टैंडिंग की बात होगी, अगर मैं कुछ कर रही हूँ बात कि जी आप जो बात कर रहे हैं मुझे उसमें कुछ हद तक हकीकत लग रही है, और अगर वो मुझे एक्नॉलेज कर रहे होंगे कि हाँ ये भी कुछ हो सकता है, तो इस चीज को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाएगी। तो आम आवाम में इस कदर ये जो पावर हंगरी हमारे लोग होते हैं हुकूमतों में, तो उन्होंने इस हद तक स्पॉइल किया होता है अपने कंटेंट के जरिए, जो आप टीवी पे देखते हैं, अखबारात के जरिए इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि दोनों तरफ की आवाम, ये पूरी दुनिया में अब यही चल रहा है, नेशनलिज्म के नाम पे दुश्मनी चल रही है और रिलीजन के नाम पे दुश्मनी चल रही है। क्यों चल रही है? प्रोपेगेंडा के हथियार जो अब इतने ज्यादा हो चुके हैं। एक हिटलर ने प्रोपेगेंडा के, उसके पास तो बहुत चंद हथियार थे, और अब देखिए सोशल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, आपके पास प्रिंट मीडिया है, आपके पास यू हैव द एवरी रिसोर्सेज इन मतलब इन हिस्ट्री एवर के, जिसमें आप आवाम के एक एक बच्चे तक पहुंच रहे हैं और आप उसका दिमाग खराब कर रहे हैं। और खराब क्या कर रहे हैं? पावर हंगरी लोग कर रहे हैं। जो जहाँ पे सुकून की बात होगी, पीस की, अमन की बात होगी, अब ये आम आवाम को खुद समझना चाहिए। बल्कि मुझे ये बताएं कि जंग की बात पर आप सारे नारे लगाते हो, बाहर आ जाएंगे, इधर नारा तकबीर होगा, उधर वो राम राम होगा, उधर भाग क्या पाएंगे, एक दूसरे के गले काटेंगे, ये कभी नहीं सोचेंगे कि इसका अल्टीमेटली आपको क्या मिला। ना मैं सवाल करूंगी अपने गवर्नमेंट से, ना आप करेंगे। तो मैं कम से कम ये आवाम से जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि ठीक है आप लोगों को मजा आता है इस तरह के मिर्च मसाले, आपका दिमाग स्पॉइल किए गए हैं, तो आप कम से कम खुद सोचना शुरू करें। आपके सामने दुनिया भर का कंटेंट पड़ा हुआ है, आपके पास नेटफ्लिक्स है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास अब सिर्फ वो जराए नहीं है जो आपको हुकूमत दिखा रही है। आपके सोशल मीडिया पे आप खुद अपने एक दूसरे से बात कर सकते हैं 1 to 1। जरूरी नहीं है कि आप नफरत करें, आप भी तो वो चूज करें ना कि जो चीज सलामती लाती हो, जो चीज अमन लाती हो, भाईचारा लाती हो। चीन का अपना है, उनका अपना एजेंडा है, रशिया का अपना एजेंडा है, अमेरिका का अपना एजेंडा है, सऊदीया का अपना एजेंडा है। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया से किसको पड़ी है? हर कोई अपने एजेंडे पे गेम खेल रहा है। लेकिन हमें क्या है कि हमारे भी यहाँ चंद मफाद परस्त लोग, वहाँ की पॉलिटिशियन समझ लें, यहाँ की कुछ पॉलिटिशियंस और बाकी हमारे रियासत के लोग, वो चाहते ही नहीं है कि अमन की बात हो। या मैं बल्कि पिछले दिनों में आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कि इमरान खान साहब की बात हुई कि मोदी आना चाह रहे थे पाकिस्तान। तो जनरल बाजवा से सवाल हुआ है उनकी रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि आप उनको वो कहते हैं कि मुझे एक चीज का बड़ा अफसोस है, और ये चीज कई जराए से मैं इसको ये कर चुकी हूँ, प्रूफ ये मेरे पास है, फैक्ट है ये, कि इमरान खान साहब नहीं माने थे तब। इट वॉज अ वेरी ब्रेव एंड ब्रिलियंट स्टेप फ्रॉम मोदी सरकार के वो आना चाहते थे, पाकिस्तान विजिट करना चाहते थे, और ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होना था। जिस तरह एक दफा वाजपेयी लाहौर में आए थे और मीनार पाकिस्तान पे गए थे, और नवाज शरीफ ने उसको एक किस्म का यूं समझे कि वो एक बहुत बड़ा जो एक अमन की तरफ, अमन की आशा की तरफ, अमन की तरफ कदम बढ़ाया। तो फिर नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ हम सब जानते हैं। इमरान खान समझदार था, उसको पता था कि जो नवाज शरीफ के साथ हो चुका है, अमन की बात करते, उसने कहा नहीं जी मैंने अमन की बात नहीं करनी, लेकिन हुआ फिर भी उसके साथ हुई। तो बेहतर तो ये है कि हमारे पॉलिटिशियंस भी अकल के नाखून लें
कि कम से कम जब अमन की बात करते हैं और हमारी जब स्टेट उनको कहती है, बाजवा आवाज, आप बाजवा साहब पे बहुत तनकीद कर सकते हैं, लेकिन बाजवा आवाज ऑन द वेरी पॉइंट कि हमें इंडिया के साथ दोस्ती करनी है, हमें तिजारत करनी है। जनरल बाजवा की डॉक्ट्राइन बिल्कुल क्लियर थी, और ये बात को उन्होंने प्रोपोगेट थ्रू बहुत सारे साफियों के किया था, और ये वो बिल्कुल डंके की चोट में कहते थे कि पाकिस्तान और इंडिया के हालात नॉर्मलाइज होने चाहिए। बट एट दैट टाइम जो हम कहते हैं कि हमारे मासूम बेचारे पॉलिटिशियन, वो हमारा एक पॉलिटिशियन था इमरान खान, जिसको पूरा पाकिस्तान हीरो समझ, उसने कहा था कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि उनके मफादात उसमें यही थे कि आम आवाम को, उनको पता था कि आवाम दुश्मनी हो जाएगी और उसके बाद मुझे इस चीज को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अमन की बात करना तो आपको कोई फायदा ही नहीं देती, आपको इन द लॉन्ग रन फायदा देती नफरत की बात, तो उन्होंने वही की। तो ये बात मैं जरूर आपके साथ शेयर करूँ, तो ये होता रहता है, दिस इज अ बैड क्या कहते हैं सिचुएशन के। अब हमारे पास दोनों तरफ कोई भी नहीं है कि कोई पहल कर सके। जी, इस बात से मैं भी एग्री करती हूँ, क्योंकि इमरान खान ने ही ट्रेड भी बंद की थी 2019 जी में बिल्कुल कश्मीर का मुद्दा सामने रख के। बिल्कुल बिल्कुल, वो अवामी वो सतही लेवल पे जाकर उनका काम ही यही था। उनके पास बहरहाल बहुत ही ब्रिलियंट चांस था, पूरी स्टेट एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी थी कि आप इंडिया के साथ अमन की बात करें और दोस्ती और भाईचारे की, लेकिन वो बंदा इस चीज पे नहीं आया, उसने अवाम को नहीं देखा, उसने मुल्क की नहीं सोची, उसने अपनी सियासत की सोची, और उसने एक 3.5-4 साल वो रहा और उसने कोई अमन की बात नहीं की। मोदी का जो विजिट था वो कैंसिल हुआ कि इमरान खान साहब जो है वो राजी नहीं हुए, अनफॉर्चुनेटली। संदीप सर, आपको कुछ कहना है इस हवाले से? मैं अमरा जी को सलाम पेश करता हूँ कि कितनी बेबाकी से, इतने जो हालात ठीक नहीं है पाकिस्तान में, फिर भी वो डंके की चोट पे सही बात कर रही है। तो ये तो खुदाई लोग हैं। मैं आई एम रियली इम्प्रेस कि पाकिस्तान में इतने लोग शऊर रखते हैं कि वो सच्ची बात करते हैं। इसलिए हमारा जी आपको मैं बिल्कुल मुबारकबाद देता हूँ, सच्ची बात लोगों के सामने ये धोखा न दे। बल्कि मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा हमारा इफ्तिकार जी, आप सियासत में जाएं, क्योंकि आप जैसे लोगों की जरूरत है पाकिस्तान में। सियासत उठाएंगी तो आप भाईचारा, आप और मेरा बढ़ेगा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान फिर दोस्त बनेंगे। एक चीज तो आपने बड़ी बेबाकी से ही कि इमरान खान नहीं चाहता था। हाँ, नहीं देखो हम तो हमेशा, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है वासुदेव कुटुंबकम। उसका मतलब है ये जो पूरा दुनिया है एक परिवार है, फैमिली है। हम तो आपको अपनी बहन मानते हैं, इसलिए मेरी बहन सलाम पेश करता हूं। इतनी बेबाकी से आपने हकीकत कही, मेरे लिए कुछ बचा नहीं और कहने के लिए। जितनी बेबाकी से आपने हकीकत कही, मैं तो इसमें आई विल नॉट लाइक टू रिबट एनी ऑफ यू। सर मैं बहुत सारी चीजों पे मेरे जब बैठना बनता है, मैंने अपना अगर यूट्यूब भी शुरू किया था तो मेरा मेन मुद्दा जो ये मेरा मेन मकसद था अपनी आवाम को शऊर देना। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मेरे माइंड में अभी एक बात है, जैसे सुहेल बड़ैच ने अपने कॉलम में मेंशन किया मजहबी एक्सट्रीमिज्म। तो पार्टीशन से पहले ये बोला जाता था कि मजहबी एक्सट्रीमिज्म है, मुसलमानों को नहीं प्रॉपर राइट्स मिल रहे, इसीलिए अलग वतन ले लिया। अब अलग वतन भी ले लिया, फिर भी एक्सट्रीमिज्म, मजहबी एक्सट्रीमिज्म। आप मुझे ये बताएं कि आपका 2 कौमी नजरिया तो दफन हो गया था सन 71 में। 2 कौमी नजरिया आपका कहाँ गया सन 71 में? जब बांग्लादेश तो वो तो सारे 97% 98% मुसलमान थे, वो अलग क्यों हुए आपसे? और जो 20-25 करोड़ आप पीछे छोड़ के आए थे, वो क्यों छोड़ के आए थे और किसके लिए छोड़ के आए थे? आपने वतन, आप ये जो इस चीज पे मुझे ना आप छेड़े, मेरी बहुत वीडियोस पहले इस पे हैं और मैं इस पे बिल्कुल डंके की चोट पे ही बात करती हूँ। मेरी बहुत दफा मैं बात ये कर रही थी, संदीप साहब को जवाब दे रही थी, मेरी कई दफा कुछ चंद एक दफा मेरे क्लैशेस हुए हैं इंडिया के बैठने वाले कुछ शर्मा साहब है और एक दो और, जो कि डेरोगेटरी वे में आपको नीचा दिखाकर और आपको कहते हैं कि आपका मुल्क गंदा, आपका वो, तो ऐसा कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। अगर आप प्यार मोहब्बत से बात करेंगे, मैं अपनी गलती मानूंगी, आप अपनी कहेंगे कि हाँ यार, तो ऐसे में ही चलता है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप अगले को डेरोगेटरी वे में कहें कि तुम लोग हो ऐसे, तुम लोग, तो फिर कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। वहां पे आकर फिर मेरी बस हो जाती। अदरवाइज मेरी 3-4 साल की यूट्यूब की हिस्ट्री पड़ी हुई है, मैंने कभी भी कोई भी ऐसी बात नहीं की जिससे नफरत फैले, सिवाय इसके कि मैं हमेशा एक्सट्रीमिज्म के, नेशनलिज्म में भी चाहे एक्सट्रीमिज्म और रिलीजन में भी एक्सट्रीमिज्म, मैं उसके खिलाफ हूँ। और मैं हमेशा बात करती हूँ, मैं हमेशा औरत के हकूक की बात करती हूँ, मैं हमेशा अमन और भाईचारे की बात करती हूँ। और निम्रा, आपने जो अभी सवाल किया कि मजहबी दहशतगर्दी, तो देखिए जो बुनियाद बन गई, एक गलत बुनियाद पे बना मुल्क बन गया, अब हम इसको रीडू या अंडर नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम आप अपने आप को, एक दूसरे को तो जीने दें। ये मजहबी जो शिद्दत पसंदी है ये खुद से नहीं आई। आप देखें अयूब के दौर में क्या था कि आपको सेकुलर की तरह आप मुल्क चला रहे थे, एक डिक्टेटर था,
उसके बाद जनाब क्या हुआ, भुट्टो आए हैं, खुद एक बड़ा सेकुलर आदमी था, लिबरल आदमी था, लेकिन उसने क्या किया, उन्होंने एक सेक्ट को जो अहमदी हैं उनको गैर मुस्लिम करार दिया। उसके अलावा कई ज़्यादा वो बिल ऐसे लेकर आए, शराब वो खुद पीकर जलसों में आ जाते थे और कहते थे मैंने शराब पी, और उनका ये रिकॉर्ड पे है, मैंने शराब की, किसी का खून नहीं पिया। उन्हीं के दौर में कंट्रडिक्शन देखे, उन्हीं के दौर में शराब हराम करार दी गई, शराब बैन हो गई। कंट्रडिक्शन चेक करते जाए, उन्हीं के दौर में कई मुस्लिम लॉ ऐसे आए गए जो कि उनसे बिल्कुल कंट्रडिक्शन में थे। उनका लाइफस्टाइल, वो उनकी जिंदगी टोटल उसके अपोजिट थी जो वो रिफॉर्म्स लेकर आए। उसके बाद जनाब आ गए जिया साहब ने तो पकड़ के आपको 10 साल में आपके अंदर वो नफरत भरी, आपके बच्चों में, आपके सिलेबस में माशरती उलूम, मुताला पाकिस्तान आपको पता है पहले नहीं होती थी, जिया ने आकर मुतारिफ कराई मुताला पाकिस्तान, उसमें वो जहर भरा कि आपकी सोच है। आप वही फातिमा जना जिनको हम मादरे मिल्लत कहते हैं, उनको किस तरह से मारा गया, किस तरह से उनको अयूब के दौर में इलेक्शन में जलील किया गया, किस तरह से भुट्टो ने उनके खिलाफ तकरीरें की, वो कुछ भी बयान नहीं करते। खैर स्पॉइल किया गया। जिया ने बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिज्म फैलाया, मजहबी रिलीजियस जो एक्सट्रीमिज्म है हमारे अंदर पहले कभी था ही नहीं, हमारे आबा अजदाद में कभी नहीं था, पंजाब के लोगों में कभी नहीं था, लेकिन ये इन्होंने पार्टीशन में जो नफरतें फैलाई उससे फैलती फैलती वो चीजें जो है आगे कंटिन्यू हुई। जिया जैसे लोगों ने फिर वो अपनी वो आगे चलाकर आज इस मकाम पर अब है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से डरता है, एक मौलवी जो है वो दूसरे मौलवी के फिरके को काफिर करार देता है, और उनके ऊपर कत्ल के आप देखते होंगे मिर्जा मोहम्मद अली जहलमी है, आप देखते इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, उनके ऊपर 7 अटेम्प्ट हो चुकी है मर्डर। वो मौलाना है, वो इस्लाम की बात करता है, लेकिन सारे मुल्ला उनके खिलाफ और उनके ऊपर 7 अटेम्प्ट हो चुकी है। उसके बाद आप देखें कि आपकी टीएलपी जमात ये कैसी बना दी गई, जो सरतंत्र से जुदा करने की बात करती है, स्टेट उसको बैन करती है। 6 महीने के अंदर आपके मुल्क में इतने धमाके होते हैं कि उसके बाद फिर उसकी लीडरशिप को कैद करती है, और उसके बाद फिर उनसे बैन भी हटा लेती है, फिर उनको पॉलिटिकल जमात भी बना देती है, और उसके बाद फिर उनको इमर्ज भी कर लेती है। तो ये हालात है हमारे मुल्क के, जब यहाँ पर आप यकीन माने यहाँ की स्टेट भी डरती है मुल्लागर्दी से, इतना इनकी रूट स्ट्रांग हो चुकी हैं, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इतना स्ट्रांग हो चुका है कि आप किसी को भी पकड़ के आप फतवा दें और आप कहें कि इसने गुस्ताखी की, और वो चाहे कोई भी हो। आप जानते हैं कि बाजवा साहब आए थे तो उन्होंने अपने आप को मुसलमान साबित करने के लिए मिलाद करवाया था और उसकी तस्वीर और उसमें सारे मौलाना बुलाए थे। तो ये तो हालात है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के, और ये वाले जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए हैं इनके ऊपर लग गया फतवा की शिया है, तो इनको प्रूव करने के लिए इतना टाइम लग गया कि मैं शिया नहीं हूँ, मैं सुन्नी हूँ, सऊदी अरब से सर्टिफिकेट लेने में। तो आप क्या क्या बात छेड़ती हैं, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म तो आपको खा रहा है, और उसकी तरफ मेरे ख्याल में स्टेट ही काम कर सकती है, इन मुल्लाओं को भी कंट्रोल स्टेट ही कर सकती है। इनसे फायदे उनको होंगे लेकिन नुकसान ज्यादा होते हैं, तो बेहतर है कि इनको कंट्रोल करें, स्टेट के अंडर लॉ लेकर आए और उनको उस तरह से चलाएं कि स्टेट के कहे बगैर वो कोई बात ना करें, अपने मेंबर से नफरत ना फैलाएं, उनके चैनल चेक करें, हमारे सबके चैनल से चेक होते हैं और हमें बुलाया जाए तो उनके भी चैनल चेक करें। उनके ऊपर जो नफरत अंगेज बातें हैं, जो दूसरों को मरने मारने की बातें हैं, उनके ऊपर उनको लाजमी उनको चार्ज किया जाए, तो मेरे ख्याल में वो भी होश के नाखून ले लेंगे। आपके बाकी मुस्लिम बरादर मुल्क जो है वो सारे मुल्ला का कंट्रोल करके बैठे हैं, चाहे वो तुर्की है, मलाइशिया है, सऊदी है, उन्होंने कंट्रोल किए हुए हैं, वो आपकी तरह उन्होंने आजाद नहीं छोड़े हुए। तो दिस इज द सोल्यूशन के स्टेट कर सकती है, स्टेट को करना चाहिए। जी मेरा बिल्कुल, मैं आपकी सारी बातों से एग्री करती हूँ। और आपने बीच में एक बात बोली कि नफरतें पढ़ाई गई हमारी किताबों में, और अब मुझे ये नीचे कमेंट्स भी आते हैं कि आप लोगों की तो सारी हिस्ट्री आपको झूठी पढ़ाई गई है, आपको तो रियल हिस्ट्री ही नहीं पता, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? हाँ ये बात सच है। आप सदीप साहब से भी सवाल करें, लेकिन अब मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कोई कमी या कोई शक रह गया है। पहले हमारे पास जराए बहुत महदूद थे, हमारे पास किताबें बैन हो जाती थी जो भी लिखी जाती थी। एक आप जो भी देख लें हिस्टोरिकली, जो भी हिस्ट्री की तो किताबें कोई नहीं लिखता था, अगर लिखता था तो 1-2 आध थी जो भी वो बैन हो गई, सिवाय मुताला पाकिस्तान के और चंद एक जो सिलेक्टिव किस्म के अप्रोच थी हमारे तक वही पहुंचाई जाती थी। पहले आपके पास चैनल्स नहीं थे, आपके पास सोशल मीडिया नहीं था, तो आपके पास दूसरा वो पर्सपेक्टिव आता ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था कैसा हकीकत क्या। लेकिन अब मेरे ख्याल में लोग जानते हैं। अब भी आप इश्तियाक अहमद साहब की किताबें पढ़ के देखें, आपको लग पता जाएगा कि उन्होंने किस खूबसूरती से उन्होंने सारी चीजें बयान की हैं कि पार्टीशन क्या थी, मुल्क कैसे बना, जना के बारे में उनकी किताब पढ़े, पंजाब के पार्टीशन के ऊपर उनकी किताब पढ़े। मेरी उनके साथ 2-3 दफा बैठ के बात हो चुकी है। सच्चा ब्रिलियंट पर्सन, सच्चा ऑनरेबल पर्सन, और उनकी किताबें पढ़े तो उनकी वो किताबें मिलती हैं पाकिस्तान में, तो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप कोई नहीं छुपा सकता, अब हिस्ट्री सही पता चल जाती है। बिल्कुल ऐसे ही संदीप सर हमेशा यही बोला जाता है कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, लेकिन फिर भी देखें अमारा जी ने कितनी सच्चाई से हर बात को सामने रखा। आप इस हवाले से क्या कहते हैं?
मैंने तभी कहा, मैंने सलाम पेश किया, मैंने कहा हैट्स ऑफ। क्यों? मैं बहुत कम इंटरव्यूज में चुप रहता हूं। अगर आप मेरे इंटरव्यूज देखिए, मैं बिल्कुल काउंटर करने में बड़ा एक्सपर्ट माना जाता हूं। लेकिन जब कोई आपको आईना दिखा दे तो बेहतर यही होता है, चुप रहने में ही बेहतरी है। बहुत लेकिन मैं शुक्रिया साथ साथ अमारा जी एक और बात कह दूंगा, जी। जो मेरे मुसलमान भाई हैं पूरे दुनिया में, पैगंबर साहब और अल्लाह ताला की जो बात हुई थी वो हुई थी इकरा, नॉलेज। लेकिन बदकिस्मती से ये नॉलेज गेन नहीं करते हैं, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड बुक्स पे रिलाई करते हैं। आपने एक सही बात कही, नेटफ्लिक्स है, अमेरिकन चैनल्स है, रशियन चैनल्स है, तुर्की के चैनल्स है, आप समझे सब देख और सकते हैं। पढ़े, हाँ। सब देख सकते हैं और फिर जाके अपना व्यू पॉइंट बनाए। लेकिन सरकारें ऐसे ही करती रहेंगी। बिल्कुल। देखिए, जब तक अच्छे लोग, बेबाक लोग, जैसे आपने आज मुझे एक बड़ा मिसकंसेप्शन दूर कर दिया कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। आपने जितनी बेबाकी से इस बात को हमें समझाया, हम मशकूर हैं आपके। और मैं आपको वादा दिलाता हूं, हिंदुस्तान की आवाम भी आपके साथ है। हम इस दहशतगर्दी को खत्म करना चाहते हैं, अमन में रहना चाहते हैं, तरक्की में, प्रोग्रेस में, पीस में रहना चाहते हैं। तो इसलिए मैं आपकी हर एक बात पे मानता हूं, ये सही है। पाकिस्तान को भी सुधरना और कहीं हिंदुस्तान की भी कहीं कहीं गलतियां, उनको भी सुधरना। मैं ये नहीं कहता कि हम कोई दूध के दुल्हे हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूं। आई एम वन मैन हु टॉक्स स्ट्रिक्टली। जो कोई गलती करता है उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एक अच्छा पहलू ये भी रहता कि अच्छे लोग जो लिखते हैं, जैसे अभी कुछ लोगों का आपने नाम लिया, उनको सियासत में आना चाहिए। क्यों? देखिए, हमेशा मैं मानता हूं सियासत गंदी गेम है, लेकिन हमेशा एक जो नेचर का रूल है कि जो कमल है ना, जो लोटस हमेशा मिट्टी गंदगी में खिलता है, दलदल में खिलता है, तो वैसे ही उसी कमल की तरह हमारा जैसी बहन, निम्रा जैसी बहन, आप लोग सियासत में आए, तब जाके हमें उम्मीद होगी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का भला होगा। वरना जो पुराने सियासतदान हैं, जो अपनी गंदी खेल खेल ही रहे हैं, उसके बाद बाकी मुल्क है, अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया है या कनाडा है, उनका तो गंदा खेल दुनिया ने देखा है। इसलिए उस खेल को छोड़कर हम इंसानी दायरे में बात करें और जो जो मुश्किल है उनको बातचीत से हल करें। कहीं नेता लोग बात नहीं करते हैं तो बार बार हम इंटरव्यूज करें, एक ऐसा एक वो मूवमेंट चलाएं ताकि डायरेक्ट कंटैक्ट लोगों के साथ हो और ये जो पागलपन हमारे बीच में नफरत का फैला गया उसको खत्म करें। एग्जैक्टली, नाउ वी आर कनेक्टेड वन टू वन। तो हमें, मेरे ख्याल में, हम आम आवाम का बहुत ज्यादा हक बनता है कि हम लोग नफरत न फैलाएं और हम कम से कम लॉजिकल बात करें और प्यार मोहब्बत की बात करें अमन की। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। मुझे आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया और बहुत ही प्यार मोहब्बत से आज बात हुई और हमारा जी रॉक लिटरली, मैं वैसे ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन आपने मेरे आपने प्रोग्राम्स नहीं देखे जबरदस्त पुराने, आप अरविंद सहारन के साथ मेरे कुछ प्रोग्राम्स हैं, वो देखिएगा, आपको तब पता चलेगा कि ये मेरा बयानिया बहुत शुरू से ही आपने ऐसा है। सच्ची बात, बिल्कुल। और ये गलतियां हैं हमारे अंदर जिनको हमें दुरुस्त करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच कि आप दोनों ने अपना कीमती वक्त हमारे व्यूवर्स के लिए निकाला। मुझे उम्मीद है कि हमारा आज का प्रोग्राम हमारे व्यूवर्स को भी बहुत पसंद आया होगा। तो प्रोग्राम को यहीं एंड करते हैं, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको आबाद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया।